नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी ने खुद को प्रधान सेवक के रूप में फिर से पेश किया। हिमाचल में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। हिमाचल में बीजेपी को चुनावी मोड में लाने के लिए पीएम ने मंगलवार को वहां रोड शो आयोजित किया, रैली की और गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पीएम मोदी शिमला की वादियों को रिज से निहारते हुए बोले, मैंने पिछले 8 सालों में कभी खुद को पीएम नहीं समझा। मैंने खुद को 130 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक समझा। जब मेरे पास कोई सरकारी फाइल आती है तो मैं पीएम बन जाता हूं, लेकिन जैसे ही वो फाइल चली जाती है मैं प्रधान सेवक बन जाता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है और कहा कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर नोटबंदी जैसे फैसलों लेने, विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने और देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पुरुलिया जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रही थीं। ममता ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। यह एक बड़ा घोटाला था। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दल एक सुर में मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को 9 जून तक जांच एजेंसी ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 9 जून को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी और कहा कि इस मामले में जांच के लिए उन्हें हिरासत में भेजा जाना जरूरी है। लेकिन जैन की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 बार उनके मुवक्किल के घर की तलाशी ली जा चुकी है और उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने इस मामले को फेक और राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीतिक दल है और अगर मामले में 1% भी तथ्य होता तो वो खुद जैन के खिलाफ कार्रवाई करते। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने जैन के खिलाफ मामले का अध्ययन किया है। ये पूरी तरह से फर्जी है और राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। हमें न्यायपालिका में विश्वास है। जैन सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और वो निर्दोष साबित होंगे। राजस्थान की 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का समर्थन किया है। सुभाष चंद्रा फिलहाल हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बता दें, राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले मूसेवाला के शव को उनके गांव में स्थित घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के समर्थक अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। इनमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल रहे। शमशान घाट पर भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगा रहा और इस दौरान लोग गमगीन रहे। सिद्धू मूसेवाला पर हमला तब हुआ था जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ अपने गांव से पड़ोस के गांव जवाहर के की ओर जा रहे थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला का हमलावरों ने पीछा किया था। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के गोपालपुरा इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक प्रवासी कश्मीरी महिला को गोली मार दी। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला स्कूल की शिक्षिका थी और जम्मू संभाग के सामा की रहने वाली थी। जिस इलाके में हमला हुआ वहां सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा था, कुलगाम आतंकी हमले में महिला शिक्षिका, एक हिंदू और सामा की निवासी घायल हो गई। इस भीषण आतंकवादी अपराध में शामिल आतंकवादियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। यह आतंकवादी घटना कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में हुई। इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है। निशाना बनाकर की गई हत्याओं के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस ने कहा है कि इससे पहले आज पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उनके अनुसार मारे गए आतंकवादियों में से एक आम नागरिक की हत्याओं में शामिल था। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ने वाले पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी का हाथ थाम लेंगे। बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही हार्दिक को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे और कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हार्दिक पटेल के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। मालूम हो कि गुजरात में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और हार्दिक का चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ना और बीजेपी में जाने का फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी में कोरोना से हुई मौतों पर स्थिति साफ नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 तरह के आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोविड-19 से हुई मौतों से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि देने में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है।
दरअसल यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में लिखित जवाब में बताया कि 23 मई 2022 तक राज्य में कोरोना के कारण 23,512 लोगों की मौत हो चुकी थी। सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राज्य में कोरोना से हुई मौतों की संख्या के बारे में सवाल पूछा था। उसी के जवाब में सरकार ने सदन में 23,512 की मौत का आंकड़ा दिया। वहीं उसी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमें कोरोना की मौतों के मुआवजे के लिए 41,871 आवेदन मिले थे। हमने उन लोगों के दावों को भी स्वीकार कर लिया था जिनकी 1 महीने बाद मौत हुई थी। इनमें से हमने 39,267 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया है। डिप्टी सीएम ने भी मेहरोत्रा के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए यह आंकड़ा दिया। ब्रजेश पाठक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जिसके बाद कटेहरी अंबेडकर नगर से सपा विधायक लालजी वर्मा ने कोरोना से हुई मौतों के बारे में लिखित आंकड़ों में गड़बड़ झाले पर सवाल उठा दिया। इस पर डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना मामलों और मौतों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल के अनुसार 23 मई 2022 तक कोरोना के कारण 23,512 लोगों की मौत हुई थी। बाद में एक अदालत के फैसले ने राज्य को उन लोगों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया जिनकी कोरोना के परीक्षण के 1 महीने के अंदर मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार को दावों के लिए 41,871 आवेदन मिले थे। झारखंड में मिलकर सरकार चला रही कांग्रेस और झामुमो के बीच राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद खटपट होने की खबर है। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अपनी नेता महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महुआ माझी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन से बातचीत के बाद ही लिया गया है। लेकिन झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महुआ माझी के नाम का ऐलान दिल्ली में हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रांची आ रहे हैं और आगे क्या करना है इस बारे में बताएंगे। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी है। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में अपने किसी नेता को झारखंड से उम्मीदवार बनाएगी और झामुमो उसे समर्थन देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।